Good evening, all the viewers. Welcome to this channel, Awareness of Legal Fraternities. आप सभी श्रोताओं का इस चैनल पर स्वागत है। आज का लेक्चर एक प्रश्न के ऊपर है जो विशेषतः अधिवक्ताओं के लिए या न्यायिक पदाधिकारियों के लिए समर्पित है, क्योंकि ये प्रश्न एक अधिवक्ता महोदय ने ही भेजा है और उनके सामने समस्या उत्पन्न है। कानून का प्रावधान को वो समझना चाहते हैं। ये कानून का प्रावधान है हिंदू में विधवा के संपत्ति में अधिकार से संबंधित है। उन्होंने प्रश्न भी लिखा है, प्रश्न को मैंने नोट किया है और प्रश्न में ऐसा है उनका प्रश्न और कहीं केस चल रहा है। ये प्रश्न करने वाले अधिवक्ता हैं छपरा से श्रीवास्तव जी उर्फ बबलू, रवि कुमार श्रीवास्तव या उर्फ बबलू उनका नाम है। छपरा कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और सिविल साइड में प्रैक्टिस करते हैं और हमारे संपर्क में भी हैं और ऐसे भी बराबर सवाल पूछते हैं या आते जाते हैं, कंसल्टेशन के लिए भी आते जाते हैं। तो बहुत प्रबुद्ध अधिवक्ता हैं और सही समय पर सही राय लेकर काम करते हैं, इसलिए खुशी है उनके प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो इनका प्रश्न है, कानून के बारे में थोड़ा व्याख्या करेंगे तो वे स्वयं समझ जाएंगे और जहाँ तक केस से संबंधित है वो केस किसी न किसी फैक्ट पर आधारित है। उस फैक्ट में क्या प्लीडिंग है और क्या एविडेंस है वो देखने के और समझने के बाद तो सही निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन जो मोटा मोटी उनको प्रश्न है उसके हिसाब से जो पता चलता है, वो पहला प्रश्न उन्होंने किया है कि विधवा को बंटवारा मांगने का अधिकार है कि नहीं। अगर अधिकार है तो जो सेपरेट प्रॉपर्टी है उसमें है या जॉइंट प्रॉपर्टी में। फिर कहते हैं कि अगर खतियान में दो पट्टीदार का जमीन है तो उसमें उसको क्लेम करने का अधिकार है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पर स्थानीय कोर्ट में सोनपुर में जहाँ इनका मुकदमा चल रहा है इनके क्लाइंट का, वहाँ पर कोर्ट का व्यू है कि उसको क्लेम करने का, खतियान वाला जायदाद में क्लेम करने का अधिकार नहीं। कोर्ट का ऐसा व्यू है। तो ये जानना चाहते हैं कि असली व्यू क्या है, कानून क्या कहता है। उन्होंने एक दिया है उसीनामा, तो स्पेसिफिक डिटेल नहीं दिया लेकिन खतियान का विवरण दिया है। खतियान का विवरण ये दिया है कि खतियान बना हुआ है जगदेव ठाकुर बल्द केवल ठाकुर के नाम से और मुस्कान नथुनिया वाइफ ऑफ ब्रह्मदेव ठाकुर। तो खतियान में रैयत में नाम है जगदेव ठाकुर का और मुस्कान नथुनिया का, और दोनों बहिस्से बराबर है, दोनों का बराबर बराबर है खतियान बना हुआ। और इस मुस्कान नथुनिया की दो बेटी है कि दोनों बेटी बंटवारा का मुकदमा की है। तो संभवतः इसी में विवाद है कि लड़की को हिस्सा होगा कि नहीं, लेकिन फैक्ट में भी डिफरेंस है। कहीं पर लिखा हुआ है कि जो वीडो यानी कि मुस्कान नथुनिया का डेथ 1948 में हुआ और कहीं पर इन्होंने लिखा है या खिलाफ पार्टी का कहना है कि 1930 में हुआ। तो ये तो डेट ऑफ डेथ डिस्प्यूटेड, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके हिसाब से कानून का प्रावधान बदल जाएगा। सबसे पहले कानून के बारे में जानना चाहिए और तब उसके बाद उस प्रश्न का समाधान किया जाएगा। और जहाँ तक रूलिंग का सवाल है उसके ऊपर भी हम प्रकाश डालेंगे। तो जिस एक्ट से ये कानून विधवा वाला गवर्न होता है, उस एक्ट को जानने के पहले ये जानना जरूरी है पुराना हिंदू लॉ जिसको कहते हैं ओल्ड हिंदू लॉ। ओल्ड हिंदू लॉ इसलिए कहते हैं कि 56 में हिंदू कोड बिल आया तो बहुत सारा कानून बन गया, 4 कानून बन गया, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। ये चारों एक्ट आया था तो उस समय बिल पास हुआ था। पहले बिल आता है पार्लियामेंट में, कोई भी कानून बनाने के पहले बिल आता है या असेंबली में भी बिल आता है, इसलिए उसका नाम रखा गया था हिंदू कोड बिल। कोड बिल इसलिए रखा गया था कि जो पार्लियामेंट से या असेंबली से कानून पास होता है उसको कोडिफाइड लॉ बोलते हैं, वो एक्ट कहलाता है और वो स्टैचूट कहलाता है।
लेकिन हिंदू लॉ जो है वो हिंदू लॉ किसी कानून बनाने वाले ने नहीं बनाया। ये हिंदू लॉ जो है शास्त्रिक लॉ है। और शास्त्रिक लॉ क्या है? वेद, स्मृति और श्रुति पर आधारित है। और चूंकि हमारा धर्म वैदिक धर्म है, ये सनातन धर्म है, तो इटर्नल है। तो जैसे वेद इटर्नल है, उसी तरह से वेद के साथ साथ हिंदू धर्म भी इटर्नल है। ये शुरू से आ रहा है, ये शाश्वत धर्म है। तो इसलिए हम लोग कानून पढ़ने वाले, कानून की प्रैक्टिस करने वाले लोग, क्योंकि नया कानून बन गया 1956 में, 4 कानून बन गया, क्योंकि पहले बिल आया। तो उस समय पुराने हिंदू के जो संगठन वाले कुछ लोग थे, पुराने प्रबुद्ध लोग थे, उन्होंने हिंदू कोड बिल का विरोध भी किया था। लेकिन कांग्रेस की सरकार थी, उसका बहुमत था पार्लियामेंट में, कानून पास हो गया। कानून पास हो गया तो सब पर लागू हो गया, वो कानून आज तक लागू है, कानून चला आ रहा। तो हिंदू कोड बिल जो हुआ वो बाद में कानून पास होने के बाद वो बिल है जो एक्ट बन गया। तो 4 एक्ट बन गया। वो 4 एक्ट बन गया तो उसको हम लोग बोलचाल की भाषा में समझने के लिए नया हिंदू लॉ बोलते हैं। क्योंकि पुराना वो पहले वाला जो था हिंदू लॉ, उसका बहुत सा प्रावधान नया हिंदू लॉ से समाप्त हो गया है। और कुछ कुछ में पुराना प्रावधान काम करता है। तो उसके लिए हिंदू लॉ में नया जो हिंदू लॉ बना, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में एक धारा बना दिया गया। वो धारा बनाया गया कि जो कानून इस एक्ट में बन रहा है, यानी कि 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो जो कानून की धाराएं दी गई हैं, उसके विपरीत अगर कुछ हिंदू लॉ में, यानी कि ओल्ड हिंदू लॉ में जो अनकोडिफाइड लॉ है, यानी कि वो कोड के रूप में बना हुआ नहीं है, कोई उसका स्टैट्यूटरी फॉर्म नहीं दिया हुआ है, पार्लियामेंट असेंबली का पास किया हुआ नहीं है, तो इसलिए उसको हम लोग सिर्फ हिंदू लॉ बोलते हैं। अब समझने के लिए उसको ओल्ड हिंदू लॉ बोलते हैं, हिंदू कोड नहीं बोलते, तो हिंदू लॉ बोलते हैं। तो कोड जो हुआ ये बाद में एक्ट बन गया, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो जो हिंदू सक्सेशन एक्ट में प्रावधान बनाया गया, वो प्रावधान पुराना लॉ माने ओल्ड हिंदू लॉ के ऊपर ओवरराइडिंग इफेक्ट है। अगर दोनों में विरोधाभास है, माने किसी बिंदु पर ओल्ड हिंदू लॉ में कोई प्रावधान है इनहेरिटेंस के बारे में, सक्सेशन के बारे में, तो उसके संदर्भ में नया एक्ट जो बना, यानी कि 56 का एक्ट में जो प्रावधान है वही लागू होगा। पुराना समझा जाएगा कि वो ओवर रूल हो गया, खत्म हो गया। और जहाँ कोई विरोधाभास नहीं है तो दोनों लागू होगा, यानी कि सेम लागू होगा। तो इसीलिए जब भी कोई समस्या आवे हिंदू सक्सेशन एक्ट से संबंधित, राइट ऑफ इनहेरिटेंस से संबंधित, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट देखना पड़ता है। और जो प्रावधान इसमें नहीं है तो पुराना एक्ट भी कभी कभी देखना पड़ता है। इसलिए ओल्ड हिंदू लॉ और न्यू हिंदू लॉ से मेरा तात्पर्य ये है कि ओल्ड हिंदू लॉ जो है शास्त्रिक लॉ है, जो वेद, श्रुति और स्मृति पर आधारित है, वो हिंदू लॉ। और नया हिंदू लॉ का मतलब जो कोडिफाइड लॉ हो गया, यानी कि वो एक्ट के रूप में आ गया, उसमें से हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 और अदर एक्ट है मैरिज से संबंधित है तो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, और हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप है। वही 55 और 56 में 4 कानून पास हुआ। ये चारों कानून को हम लोग न्यू हिंदू लॉ कह सकते हैं। लेकिन जनरली बोलचाल की भाषा में इसको एक्ट के नाम से ही पुकारते हैं। सिर्फ ओल्ड हिंदू लॉ को हम लोग समझने के लिए, रेफरेंस के लिए ओल्ड हिंदू लॉ बोलते हैं। तो ओल्ड हिंदू लॉ में जो कानून की ऑथेंटिक किताबें हैं, ऐसे मार्केट में और भी किताबें हैं, उससे सबसे ऑथेंटिक किताब मुल्ला की किताब मानी जाती है। उसके बाद गौर की भी किताब है, और भी कुछ नए नए ऑथर का उस पर किताब है, और वो कुछ लोकल स्टेट वाइज भी कुछ ऑथर है जो लिखे हैं उस पर। तो वो सब किताब जो है बेसिक कंसेप्ट के लिए वो ज़रूरी है, लॉ स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है। लेकिन लॉ प्रैक्टिशनर के लिए ज़रूरी है। हरि सिंह गौर का है, कमेंट्री उसका हिंदू लॉ का अच्छा है। और अगर AIR का कमेंट्री है हिंदू लॉ का तो वो भी ठीक है, और नहीं तो मुल्ला का ठीक। हिंदू लॉ मुल्ला। अब क्वेश्चन रहा कि पुराना
लॉ जो था, यानी कि ओल्ड हिंदू लॉ में वीडो की क्या स्थिति थी, वीडो को प्रॉपर्टी का राइट था कि नहीं था, पहले ये समझना। तो पुराना हिंदू लॉ में वीडो को प्रॉपर्टी राइट नहीं था, सर्टेन राइट था उसको, लेकिन जो राइट आज की तारीख में देख रहे हैं उस तरह का राइट नहीं था। वो सर्टेन राइट क्या था, सबसे बड़ा राइट था उसको राइट ऑफ मेंटेनेंस। तो फीमेल मेंबर जितने भी होती थी, सभी फीमेल मेंबर को राइट ऑफ मेंटेनेंस था, चाहे तो वो लड़की के रूप में हो, या वो उसकी किसी हिंदू मेल मेंबर की पत्नी के रूप में हो, और विडो हो जाए तो विडो के रूप में या वाइफ के रूप में उसको राइट ऑफ मेंटेनेंस है। तो वो शास्त्रिक लॉ के हिसाब से उसको एक प्री एग्जिस्टिंग राइट था, माने उसको ओल्ड हिंदू लॉ में भी राइट ऑफ मेंटेनेंस था। उसके बाद उसका स्त्री धन का पर्सनल प्रॉपर्टी रखने का उस जमाने में भी ओल्ड हिंदू लॉ में भी उसको राइट था, उसको पर्सनल प्रॉपर्टी वो होल्ड कर सकती है, रख सकती है। लेकिन ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में, चूंकि हिंदू जैसे ही हम लोग बोलते हैं तो उसका माने होता है कि फैमिली ज्वाइंट है, बस कोई भी व्यक्ति कहता है हम हिंदू हैं तो इसका मतलब ही है कि ज्वाइंट है। उसका अंग्रेजी में प्रिजम्पशन है लॉ में, एवरी हिंदू फैमिली ज्वाइंट अनलेस कॉन्ट्ररी इज प्रूफ। जब तक के उसके विपरीत कोई साबित नहीं कर दे कि बंटवारा हो गया है, तब तक हर ज्वाइंट फैमिली, जो हर हिंदू फैमिली ज्वाइंट माना ही जाएगा। तो लीगल प्रिजम्पशन है कानून में। लेकिन ये प्रिजम्पशन प्रॉपर्टी के लिए नहीं है, ये प्रिजम्पशन प्रॉपर्टी में देयर इज नो सच प्रिजम्पशन अबाउट ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी। उसको अंग्रेजी में उसको एक्सप्लेन करते हैं, इफ देयर इज ए ज्वाइंट फैमिली इट डज नॉट मीन दैट ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी पजेसेस ज्वाइंट प्रॉपर्टी। अगर ज्वाइंट फैमिली है और ज्वाइंट फैमिली में कुछ प्रॉपर्टी है, तो वो इसका मतलब नहीं है कि वो सब प्रॉपर्टी ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी, ऐसा कोई प्रिजम्पशन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ज्वाइंट फैमिली रहते हुए भी फैमिली में कुछ प्रॉपर्टी ज्वाइंट हो सकता है, कुछ प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड हो सकता है, माने ज्वाइंट फैमिली से अलग भी प्रॉपर्टी हो सकता है। तो सेल्फ एक्वायर्ड क्या होगा, जो फैमिली के मेंबर हैं उनका अपना प्रॉपर्टी हो सकता है। तो फीमेल मेंबर्स वेयर नॉट कोपार्टनर्स। तो फैमिली मेंबर फीमेल मेंबर होती थी, चाहे तो वो वाइफ हो या डॉटर हो या सिस्टर हो, जिस भी रिलेशन हो, या मदर हो, ग्रैंड मदर हो। तो फीमेल मेंबर्स तो फैमिली की थी, फैमिली मेंबर मानी जाती थी। तो फैमिली मेंबर्स का अपना सेपरेट प्रॉपर्टी हो सकता था ओल्ड हिंदू लॉ में, उनके नाम से प्रॉपर्टी खरीद बिक्री हो सकता, वो खरीदा जा सकता था। अब उसका सोर्स कहाँ से आया नहीं आया विवाद होने पर, लेकिन उनको राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी था। अगर प्रॉपर्टी है तो अपना उनका खास प्रॉपर्टी माना जाता था, स्त्री धन उसको कहा जाता, उस पर उनको राइट, पूरा राइट था, अपने प्रॉपर्टी पर पूरा राइट। लेकिन ज्वाइंट फैमिली में ज्वाइंट फैमिली के मेंबर के रूप में वो रह रही हैं, तो उनको ज्वाइंट फैमिली के प्रॉपर्टी से सिर्फ इतना ही अधिकार था कि उसी से आमदनी से उनका मेंटेनेंस होगा। तो सभी का, परिवार के हर एक सदस्यों को उनके मेंटेनेंस का उत्तरदायित्व है। उसी तरह से अगर लड़की है या सिस्टर है, तो उसका मैरिज वगैरह करने का भी उत्तरदायित्व ज्वाइंट फैमिली को है। ये सब ओल्ड हिंदू लॉ में प्रावधान था। अब आ गया कि अगर कोई विडो हो जाती तो वो विडो को क्या राइट मिलेगा। तो चूंकि उसको तो विडो नहीं थी जब उसका हस्बैंड जीवित था, और बाहर से दूसरे परिवार से आई, शादी के बाद अपने ससुराल में रहने लगी, तो इस परिवार की सदस्य बन गई, तो मेंबर बन गई। तो उसको मेंटेनेंस का अधिकार ऑटोमेटिकली मिल गया। उसका मेंटेनेंस परिवार के सभी सदस्यों का जैसे मेंटेनेंस हो रहा है, जैसे एक साथ खाना पीना हो रहा है तो खाना पीना मिल रहा है, सबका दवा दारू इलाज हो रहा है, कपड़ा लत्ता मिल रहा है, कहीं आना जाना है, तीर्थ भ्रमण करना है, घूमने जाना है, या शादी ब्याह में शिरकत करना, तो जितना तरह का प्रिविलेज ज्वाइंट फैमिली में किसी मेंबर को होता है, वो सब प्रिविलेज वो अटैच है फीमेल मेंबर्स को भी। वो लोग भी फीमेल मेंबर प्रिविलेज उठाते आ रही है। तो वो उनका प्री एग्जिस्टिंग राइट ऑफ मेंटेनेंस है। उसी के संदर्भ में वो नया कानून जो बनाने का हुआ विचार आया कि उनको राइट दिया जाए, तो ये कानून बना हिंदू वोमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 1937। इस एक्ट का नाम बना, ये बना खास करके वीडो के लिए ही बना। एक्ट का नाम रखा गया हिंदू वोमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी है। राइट टू प्रॉपर्टी क्या होगा, हिंदू वोमेन्स का ई आया उसमें।
ये 14 अप्रैल 1937 से लागू होता है। अब इसको लागू होने के लिए ये जानना जरूरी है कि जो वीडो हुई है वो कौन तारीख को हुई है, कौन साल हुई है। अगर 14 अप्रैल 1937 के पहले वो वीडो हुई है तब ये कानून उसके ऊपर लागू नहीं होगा। इस कानून के अनुसार उसको प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिलेगा। जो 14 अप्रैल 1937 के बाद वीडो हुई है, एक्ट आने के बाद वीडो हुई है, उसको ये राइट हासिल है। अब उसमें राइट क्या हासिल है? दो तरह का राइट है। दो तरह का प्रॉपर्टी हुआ, एक सेपरेट प्रॉपर्टी हुआ और एक जॉइंट प्रॉपर्टी हुआ। तो सेपरेट प्रॉपर्टी, अगर मिताक्षरा स्कूल है तो मिताक्षरा में सेपरेट प्रॉपर्टी कब होगा? जब कोई को पार्टनर कहता है कि मेरा सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो उसका सेपरेट प्रॉपर्टी होगा, या बंटवारा हो करके अलग हो करके वो मिल गया उसको तो उसका सेपरेट प्रॉपर्टी होगा। लेकिन दया भाग में जो बंगाली लोग जिससे गाइड होते हैं, दया भाग में उसका ये कंसेप्ट नहीं है। उस प्रॉपर्टी उसका सेपरेट ही माना जाता है, यानी कि जो व्यक्ति के नाम से प्रॉपर्टी है, जो उसका मालिक है, वो उसका ओनर माना जाता है। उसके ज़िंदगी में उसके बाल बच्चा का कोई बर्थ राइट नहीं होता है। जैसे मोहम्मदन लॉ में कोई एक बाप है, उसके पास प्रॉपर्टी है, या माँ है उसके पास प्रॉपर्टी है, तो उसमें बेटा बेटी उसका जो वारिस होगा उसका कोई राइट नहीं जब तक कि वो मरेगा नहीं। मरने के बाद ही राइट होता है। तो उसी तरह का दया भाग लॉ में जो प्रॉपर्टी होल्डर है, जो मेल मेंबर जिसके प्रॉपर्टी है, उसके डेथ के बाद ही इंटरेस्ट होता है। एक तरह से उसका वो सेपरेट प्रॉपर्टी हो गया, ये इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी हो गया। तो वो प्रॉपर्टी में उसका क्या कंडीशन होगा? जैसे मान लिया कि एक आदमी है, एक आदमी है और दया भाग से गाइड होता है। तो दया भाग से गाइड होता है तो उसका उस सेपरेट प्रॉपर्टी माना जाएगा। और वो मर गया तो उसको वीडो का क्या राइट होगा? तो उसको वीडो को राइट होगा, उस पर पूरा राइट होगा। जितना उसके हस्बैंड को शेयर था वो वीडो को मिल जाएगा। और वीडो को मिलेगा तब उस समय फिर डॉटर को राइट था कि नहीं था ये देखना पड़ेगा। तो उस समय डॉटर को कोई राइट नहीं था। डॉटर को राइट पहली बार मिला जब 56 में कानून आया, तब मिला डॉटर को राइट। तो उस समय सिर्फ वीडो को ही राइट था। तो 37 के पहले वीडो का कोई राइट नहीं था। तो उसके हस्बैंड का जो एस कौन माना जाएगा? ओल्ड लॉ में उसका भाई भतीजा इन लोग को मिलता था। तो मिताक्षरा लॉ में होता था कि अगर सेपरेट प्रॉपर्टी है, और सेपरेट प्रॉपर्टी है तो मिताक्षरा लॉ में उस समय सेपरेट प्रॉपर्टी में वीडो को भी राइट मिलता था। लेकिन ये उसको कोडिफाई कर दिया गया कि सेपरेट प्रॉपर्टी में दया भाग को सेपरेट प्रॉपर्टी माना जाएगा। तो दया भाग हो या हिंदू मिताक्षरा लॉ में अगर सेपरेट प्रॉपर्टी यानी कि हस्बैंड का सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है या पार्टीशन से उसको अलग से मिला हुआ प्रॉपर्टी, तो दोनों प्रॉपर्टी सेपरेट मान करके उसमें उसका हिस्सा उतना ही होगा जितना उसके हस्बैंड का होगा। तो हस्बैंड का हिस्सा के जगह पर वो हो जाएगी। अगर और उसके पास कोई वारिस नहीं है, मान लिए कोई एक व्यक्ति मर गया, वो कोई बेटा बेटी उसका कोई वारिस नहीं है और विडो को छोड़ के मर गया, वो भी 14 अप्रैल 37 के बाद अगर मरा, तो 14 अप्रैल 37 के बाद मरा तब उसके विडो को हस्बैंड के जगह पर पूरा राइट हो जाएगा, उसी विडो को मिल जाएगा। लेकिन ये परिस्थिति ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में नहीं है। अगर ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, एक आदमी मरा और उसका एक भाई बी है और एक भाई सी भी है, तो ए बी सी तीन भाई है, तीन भाई के प्रॉपर्टी ज्वाइंट है और ए को मर गया, ए मर गया तो उसका प्रॉपर्टी ये एक्ट आने के पहले किस पर जाता? तो वो जाता सर्वाइविंग को पार्टनर्स पर, यानी कि उसके जो भाई बी और सी जिंदा थे उन्हीं को सब चला जाता सर्वाइविंग को पार्टनर्स पर, अगर उनको अपना बेटा बेटी कोई नहीं रहता। और अगर ये कानून आ गया तो ये बेटा बेटी जो है नहीं है, तो उस विडो को मिल जाएगा जितना उनको मिलना चाहिए था, उनका हिस्सा मिल जाएगा। यानी तीन भाई है तो 1/3 शेयर जो है इनका, 1/3 हिस्सा इनको हो जाएगा। तो इनको क्या मिलेगा? तो इनको राइट टू पार्टीशन मिल जाएगा। ये पार्टीशन कर सकते हैं ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में, पार्टीशन करने का इनको राइट मिल जाएगा। और वहाँ तो सेपरेट है ही था हस्बैंड का, तो सेपरेट प्रॉपर्टी में सेपरेट मिल जाएगा उनका। तो ये राइट टू पार्टीशन हो जाएगा। तो इनका दो कैपेसिटी वीडो का हो जाता है। तो एक हो जाता है उनका एज ए वीडो, वो सेपरेट प्रॉपर्टी अगर है तो जैसे लड़का को मिलता
तो उसमें सेपरेट प्रॉपर्टी में जो सन का राइट है, सन के तरह वो इंटाइटल हो जाती है। जैसे ए मान के चला जाए कि ए है जो एक लड़का को छोड़ के मरा, तो उसका पूरा शेयर लड़का को चला जाएगा, सेपरेट प्रॉपर्टी है। उसी तरह से अगर ए एक व्यक्ति है, उसका सेपरेट प्रॉपर्टी है या दया भाग से गवर्न होता है, वो एक लड़का को छोड़ के मर गया, तो उसका प्रॉपर्टी लड़का को मिल जाएगा, तो वीडो को नहीं मिलेगा। उस समय वीडो का कानून था नहीं, लड़का का था। इवन कानून आने के बाद अगर वीडो को कानून आ गया, तो कानून आने के बाद लड़का के रहते हुए लड़का के बराबर उसको वीडो को मिलेगा, लड़का के बराबर उसको मिलेगा, तो लड़का के जगह पर उसको माना जाएगा। जैसे कि उसको अगर एक लड़का था, तो एक लड़का को टोटल मिल जाता, अगर दो लड़का होता तो दोनों लड़का को मिलता। तो उसी तरह से जब इसमें कहता है कि अगर उसको लड़का नहीं है तब वीटो को मिलेगा, ये नहीं कि लड़का के साथ वीडो को भी मिल जाएगा बराबर बराबर। तो वो राइट ऑफ ए सन, सेपरेट प्रॉपर्टी में वीडो का राइट ऑफ ए सन, यानी कि जो शेयर होगा सन का, एज इफ सी इज ए सन, उस सन के कैपेसिटी में जो शेयर होता, उस सन को, जो डिसीज मर गया, जो व्यक्ति मर गया, उसके बेटा को जो होता, वही उसके वीडो को हो जाएगा। लेकिन जब ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, तो उसमें उसके वाइफ को जो हैसियत होता, हस्बैंड का जो प्रॉपर्टी है, ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी था, हस्बैंड को क्या राइट था ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में? हस्बैंड को राइट था कि अपने भाइयों से बंटवारा कर सके, अब बंटवारा करके अपना प्रॉपर्टी सेपरेट कर ले। तो उसी तरह से ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में अगर कोई लड़का लड़की नहीं है, हस्बैंड मर गया, 14 अप्रैल 37 के बाद मरा, तो विडो को राइट हो गया, राइट टू रिटेन पोजीशन ज्वाइंट फैमिली में, और अपने हस्बैंड के भाइयों के साथ ज्वाइंटली पोजीशन में रह सकती है उसके आमदनी से, और जो भी ज्वाइंट फैमिली में उसको भरण पोषण हो रहा है, उसको भरण पोषण स्वीकार करते हुए परिवार में जब चाहे रहते रहे, या उसको कोई दिक्कत हो तो बंटवारा का मुकदमा कर सकती है, और बंटवारा करके अपना जितना शेयर उसके हस्बैंड का हो रहा है, यानी कि 3 भाई था तो 1/3 शेयर है, तो 1/3 शेयर के लिए वो पार्टीशन शूट करके अपना शेयर अलग लेकर के अपना शेयर अलग इंजॉय कर सकती थी। तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम राइट जो क्रिएट हुआ इन 1937 एक्ट से विडो के पक्ष में ही कानून बना, तो उसका ड्यूअल कैपेसिटी माना गया। सेपरेट प्रॉपर्टी में उसका हस्बैंड का जो कैपेसिटी है वही सेम कैपेसिटी में वो एक्ट अपॉन करेगी, क्योंकि बाकी जो उनके जो पटीदार लोग हैं, जो कोपार्टनर्स हैं, उनके साथ डील करने के लिए सेपरेट प्रॉपर्टी में। तो सेपरेट प्रॉपर्टी में तो उनका खास हस्बैंड का ही जैसे सेपरेट था, तो उन्हीं का हो गया, प्रॉपर्टी उन्हीं का रह गया। लेकिन ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में वो प्रॉपर्टी उनका हुआ, लेकिन सब्जेक्ट टू ज्वाइंट विथ अदर को पार्टनर, तो ज्वाइंट माना गया, तो उसमें एक्सक्लूसिव इंजॉयमेंट का उनको राइट नहीं रहा। एक्सक्लूसिव इंजॉयमेंट का उनको राइट कब होगा? जब वो पार्टीशन करके अलग कर लेगी। लेकिन सेपरेट प्रॉपर्टी में या दया भाग केस में उनका सेपरेट प्रॉपर्टी पर टोटल हो गया, एक्सक्लूसिव इंजॉयमेंट का राइट उनका उनका पोजीशन रहेगा, उनके भाइयों का और अदर को पार्टनर का उसमें इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये जो राइट मिला और शेयर मिला विडो को, ये एब्सोल्यूट है कि लिमिटेड है? इसलिए इसको बोलते हैं लिमिटेड राइट। लिमिटेड राइट है, इसको विडोज एस्टेट भी बोलते हैं, और लिमिटेड एस्टेट। अगर कोई विडो को प्रॉपर्टी मिल गया, तो उस स्टेट को स्टेट को विडोज एस्टेट बोलते हैं या लिमिटेड एस्टेट बोलते हैं। इसका मतलब हुआ कि विडो को वो प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का, उसके प्रॉपर्टी से जो भी आमदनी है पूरा लेने का, उससे खाने पीने का, अपना भरण पोषण करने का, उसका जो भी वो चाहे उपयोग उसके आमदनी से कर सके, जैसे कि वो ओनर है, फुल फ्लेजेड ओनर की तरह उसको पूरा प्रॉपर्टी इंजॉय कर सकता है। शी हैज गॉट एवरी राइट ऑफ इंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। लेकिन रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उसको बेच नहीं सकती, बेच नहीं सकती है, एब्सोल्यूट ओनर की तरह नहीं बेच सकती, इसलिए कोई लिमिटेड ओनर है। हालांकि बहुत सा केसेज में देखा गया है, और बहुत सा डिसीजन है, प्रिवी काउंसिल का डिसीजन है, डिफरेंट हाई कोर्ट का है, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, जिससे ये कानून रिलैक्स किया गया, और डिसीजन के हिसाब से कि अगर विडो को इमरजेंसी आ जाए, मान लीजिए उसको बीमारी हो जाए, इलाज कराना है, तो अपने इलाज के लिए कुछ बेच सकती है टू सम एक्सटेंट प्रॉपर्टी।
उसके अलावा कोई पायस एंड चैरिटेबल वर्क वो कर रही है, जैसे हस्बैंड का श्राद्ध व्राद्ध करना है, पिंडदान करना है, या कहीं तीर्थ व्रत के लिए जाना है, तो उसका कुछ हिस्सा प्रॉपर्टी का वो बेच सकती है, वो सब में लगा सकती है। उस सब एलिनेशन को वैलिड माना गया। अगर ये सब पायस ऑब्लिगेशन नहीं है, जायज कोई खर्चा इस तरह का नहीं है, लीगल नेसेसिटी नहीं है, अगर वो बेचेगी तो उसका सेल जो है वो वाइड होता है, और वाइडेबल बाई दी नेक्स्ट रिवर्सनस। रिवर्सनस किसको कहते हैं? अगर उसका लिमिटेड ओनर है, इसका मतलब है कि विडो है, जब तक जीवित रहेगी उसका उपयोग करते रहेगी, उसके आमदनी से अपना इस्तेमाल करेगी और उससे लाभ उठाएगी। उसके मरने के बाद वो प्रॉपर्टी किसको जाएगा? तो जाएगा वो रिवर्सनस को। तो रिवर्सनस कौन होता है? रिवर्सनस होता है उसके हस्बैंड का जो वारिस होगा, वो रिवर्सनस हो जाएगा। लेकिन अगर ये मिताक्षरा हिंदू लॉ में है तो सीधे चला जाएगा, जैसे कि हस्बैंड मरेगा बिना कोई के वारिस के, तो हस्बैंड मरता तो उसके भाई को सर्वाइवरशिप से चला जाता, लॉ ऑफ सर्वाइवरशिप से। तो ये हस्बैंड के जगह पर ये ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में विडो है, तो विडो के मरने के बाद दो भाई और है, तो दोनों भाई को बाई वे ऑफ सर्वाइवरशिप उन्हीं लोग को चला जाए। लेकिन सेपरेट प्रॉपर्टी में वो सर्वाइवरशिप का लागू नहीं होगा। सेपरेट प्रॉपर्टी में अगर विडो मर गई तो उसके हस्बैंड का कौन वारिस था उस समय, कानून के ओल्ड हिंदू लॉ के हिसाब से तो उसका वारिस था, अगर अपना बेटा बेटी नहीं था, पत्नी तो मरी गई, तो उसका भाई होगा। भाई होगा, बाप होगा, भतीजा होगा, बहन होगी, जो भी होगा उसमें वो सब को राइट पहुंच जाएगा। तो वो लोग रिवर्सर्स कहलाता है। तो जिसको कि विडो के मरने के बाद उसके हस्बैंड के वारिस के रूप से या कोपार्टनर्स के रूप में इंटरेस्ट पहुंचता प्रॉपर्टी में, राइट ऑफ इनहेरिटेंस, उसको रिवर्सनस बोलते हैं। तो रिवर्सनस कोई है, मानिए कि वीडो ने उसको 5 बीघा जमीन मिला हस्बैंड के शेयर में जो था,